आ रहे थे कि यहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं, हमारी ग्रुप इफेक्टिवनेस जो है वो रिड्यूस हो रही होती है, ग्रुप बॉन्डिंग रिड्यूस हो रही होती है, ठीक है। आउटकम्स पे जो है ना वो इफेक्ट हो रहा होता है, ग्रुप परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल इफेक्ट हो रही होती है डिसफंक्शन, जब आपके फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। क्रिएटिंग फंक्शनल conflict, reward, dissent and punish, conflict avoidance, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि रिवॉर्ड, डिसेंट एंड पनिश, अवॉइडेंस, कंफ्लिक्ट अवॉइडेंस। अब ये यहाँ पर जो है फंक्शनल कंफ्लिक्ट जो राइज हो रहे होते हैं या फंक्शनल कंफ्लिक्ट जहाँ पे आ रहे होते हैं, तो वो सिर्फ हमारा जो है वो रिवॉर्ड एंड पनिश विल यूज सिचुएशन जो होती है ना, सिर्फ यहाँ पर जो है ना फंक्शनल वे में कंफ्लिक्ट राइज हो रहे होते हैं, ठीक है। इस चीज को अगर अवॉइड किया जाए तो फंक्शनली जो है ग्रुप बेटर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब नेगोशिएशन। अभी तक तो हमने कन्फ्लिक्ट पढ़े हैं ना सारे, अब हम नेगोशिएशन के, कन्फ्लिक्ट के बाद उनको किस तरीके से जो है ना नेगोशिएट किया जाता है, कैसे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उन कन्फ्लिक्ट। नेगोशिएशन from bargaining भी कहते हैं, a process in which two or more parties exchange goods or services and attempt to agree on the exchange rate for them। मतलब negotiations के अंदर क्या होता है कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे दो पार्टीज अपनी गुड्स और सर्विसेज एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए राजी हो जाए, ठीक है। एक्सचेंज रेट के ऊपर जो है ना वो एक रेट के लिए प्रोवाइड करेंगे, दोनों पार्टीज एग्री करती है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके लिए दो जनरल अप्रोचेस है, टू जनरल अप्रोचेस नेगोशिएशन के लिए, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये दो बार्गेनिंग अप्रोचेस हैं या नेगोशिएशन अप्रोचेस हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव में ये होता है कि नेगोशिएशन दैट सीक्स टू डिवाइड अप अ फिक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अ विल लूज सिचुएशन, ठीक है। सेकंड आता है इंटीग्रेटेड, यहाँ पे नेगोशिएशन दैट सीक्स वन और मोर सेटलमेंट दैट कैन क्रिएट अ विन-विन सिचुएशन। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर क्या होता है कि आप फिक्स अमाउंट पे जो है ना वो रिसोर्सेज को, मतलब अब यहाँ पे विन लूज सिचुएशन आ जाती है, या तो आपको फायदा होगा या आप लूज करेंगे वो चीज, ठीक है। लेकिन जो दूसरी आती है ना उसमें सेटलमेंट होती रहती है कि मतलब के फायदा ही फायदा होगा दोनों पार्टीज के लिए, विन विन सिचुएशन यहाँ पर आती है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में। बट डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के अंदर जो है वो विन लूज सिचुएशन आ जाती है कि अगर एक पार्टी को फायदा होगा तो दूसरी को नुकसान हो रहा हो, ठीक है। ये देखो, ये एक चार्ट है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के अंदर बताया दिखाया गया है, कहाँ पे विन लूज सिचुएशन आएगी, कहाँ पे विन विन सिचुएशन आएगी। अच्छा, बार्गेनिंग करेक्टरिस्टिक्स यहाँ बताई गई हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग की मजीद जो है ना वो टाइप्स बताई गई हैं कि किन किन सिचुएशन, क्या क्या सिचुएशन यहाँ पे आ सकती हैं। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में पहले पहले गोल्स को लेकर, ठीक है, गेट ऑल द पाई यू कैन एक्सपेंड द पाई। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि तमाम जितनी भी जो है ना आपके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इंटीग्रेटिव में क्या होता है कि वो अपने रिसोर्सेज को मजीद इंक्रीज करते हैं और फिर यहाँ पर आकर जो है वो लगाते हैं। फिर मोटिवेशन, मोटिवेशन के अंदर क्या होता है, या तो एक पार्टी लूज करेगी मोटिवेशनल वे में, ये बार्गेनिंग कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से, सारी सी बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव में विन लूज सिचुएशन है, या तो मोटिवेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी डिस्ट्रीब्यूटिव वे में, ठीक है। इंटीग्रेटिव वे में दोनों ही पार्टी विन करती हैं तो ऑब्वियसली दोनों पार्टी के लिए जो मोटिवेशन लेवल होगा ना वो इंक्रीज ही होगा, फोकस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में पोजीशन को फोकस किया जाता है, लेकिन इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के अंदर जो है वो इंटरेस्ट को जो है ना वो फोकस किया जाता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के अंदर लो होती है बट इंटीग्रेटिव के अंदर हाई होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज भी जो है वो हाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जो है मोटिवेशन लेवल भी ज्यादा होता है, उनका फोकस जो है वो भी ज्यादा होता है, इंटरेस्ट होता है वहां पर, तो ऑब्वियसली उनकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी जो है ना वो ज्यादा हो। ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर शॉर्ट टर्म होता है, इंटीग्रेटिव के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप
अपने डिफरेंट जो पार्टी है उससे ज्यादा वक्त तक जो है ना वो रिलेशनशिप कायम करें। बार्गेनिंग टैक्टिक्स एंड बार्गेनिंग, इसके अंदर ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव टैक्टिक्स, इंटीग्रेटिव टैक्टिक्स एंड, ठीक है इसका process, ठीक है। अब ये टू जोन्स है, ठीक है, बार्गेनिंग के, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव। पहले हमने वही पढ़े, इन डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर हम बार्गेनिंग जोन करते हैं, जोन के दरमियान जो है वो करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि एग्रेसिव पॉलिसी, ठीक है, दी जाती है कि आपने सबसे बेटर जो है ना फर्स्ट वे में जो है ना अपनी रखती है उनके सामने कि ये जो है ना हमारी ऑफर, हम इसी को फॉलो करेंगे, रिवील आर डेडलाइन, और फिर उस ऑफर के लिए एक टाइम पीरियड को मेंशन कर देते हैं अपनी इस ऑफर में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव वे। यहाँ पे यही था कि हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज को लगा देते हैं, तो जब सारे रिसोर्सेज को लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो एक अग्रेसिव ऑफर जो है ना वो ऑफर कर रहे हैं, दे रहे हैं, डेडलाइन क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की। फिर इंटीग्रेटिव प्रैक्टिस, इसके अंदर ये होता है कि बार्गेन इन टीम्स, टीम के अंदर बार्गेनिंग होती है कि हम अपने रिसोर्सेज एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने पाइप एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो मजीद निगोशिएशंस जो है ना यहाँ पर इंटीग्रेटिव वे में हो सकती है टीम्स के दौरान। उनके अंदर जो है वो मजीद, अगर वो कोई ऑफर दे रहे हैं तो उसके अंदर मजीद चेंज ला सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करेंगे, वो नेगोशिएट करेंगे एक दूसरे से कि बार्गेनिंग होनी चाहिए, इसके अंदर कम ज्यादा होने चाहिए, कुछ ना कुछ, पुट मोर इश्यूज ऑन द टेबल, अगर कोई और मजीद इश्यूज उनके सामने आ रहे हैं तो वो भी वो अपने सामने रखेंगे आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट या बिफोर द, डोंट कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या था कि उन्होंने वो लाजमी उनसे ही डील करनी है, बट इंटीग्रेटिव में क्या होता है कि वो वहाँ पे कंप्रोमाइज तो नहीं करेंगे, अगर किसी उनके डील से, तो वहां पर वो उनसे डिस्कशन क्रिएट करेंगे टीम से कि मजीद हमें जो है ना ये चीज कम चाहिए, ये हम लोग ऑफर चाह रहे हैं इसके साथ, ये हमारा पैकेज है, मतलब वो वहां पे नेगोशिएट करेंगे एक दूसरे से। अच्छा, अब इस प्रोसेस के दौरान जो है ना बैठना, बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, ठीक है, यहाँ पे लोएस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू टू एन इंडिविजुअल फॉर अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, द बॉटम लाइन फॉर इट। कोई भी बड़ी और कंपनी को दे रही होती है, ठीक है, तो ये नेगोशिएशन प्रोसेस जो है ना वहां पर काम आता है बहुत ज्यादा, ये नेगोशिएशन जो है वो वहां पर वर्क करती है, जब वो किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे रही होती है या कोई प्रोजेक्ट दे रही होती है, वहां पर क्या होता है कि वो अपनी ऑफर्स भी रखते हैं सामने और कंपनी अपनी ऑफर्स भी रखती है, फिर आपस में उनमें डिस्कशंस होती है, तो बेस्ट अल्टरनेटिव वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, उसी को वो एज एन एग्रीमेंट फॉलो करते हैं, ठीक है। जो भी दोनों पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट होता है वो बेस्ट अल्टरनेटिव मींस के बेस्ट आउटकम देगा, बेस्ट रिजल्ट देगी ये चीज हमारी, कॉस्ट वाइज भी, प्रोडक्शन वाइज भी, परफॉर्मेंस वाइज भी, ठीक है, वो जो है ना वो वहां पर वो उस चीज के ऊपर एग्रीमेंट कर लेते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन नेगोशिएशन इफेक्टिवनेस, अब क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं कुछ इसमें, पर्सनल ट्रेड्स आ जाती हैं, मूड एंड इमोशंस आ जाता है, ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेड्स, extroverts and agreeable people weaker at distributive negotiation, disagreement introvert is best. अच्छा, intelligence is a weak indicators of effectiveness। अच्छा, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर जब नेगोशिएशन हो रही होती है ना, तो अगर एक बंदा अपनी ज्यादा एफिशिएंसी यहाँ पर दिखाता है तो या तो यहाँ पर जो है ना वो पॉजिटिव वे नहीं क्रिएट करा होता है, क्योंकि बोथ पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हो रहा होता है, बोथ पार्टीज जो है ना वो अपनी अपनी राय सामने रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मीन्स के जो दोनों
चीजों को एग्री कर सकें या निगोशिएशन पे, तो वो लोग जो है ना ज्यादा बेस्ट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस में ठीक है, इंडिविजुअल ट्रेड्स के अंदर ये चलते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स कौन होते हैं? एग्रीएबल होते हैं। इंट्रोवर्ट्स कौन होते हैं? डिसएग्रीएबल। ठीक है, अब यहाँ पर जब डिसएग्रीमेंट आ जाता है किसी दो पार्टीज के अंदर, तो वहां पर जो है ना निगोशिएशन की जरूरत है। जब एग्रीमेंट आता है तो वहां पर तो कोई गुफ्तगू होती ही नहीं उनके दरमियान कोई। जब भी डिसएग्रीमेंट आएगा निगोशिएशन वर्क तब करेगी। जब एग्रीमेंट होगा तो निगोशिएशन की जरूरत ही नहीं, परफॉर्मेंस होगी जस्ट। ठीक है, फिर मूड एंड इमोशंस यहाँ पर आ रहे होते हैं। एबिलिटी टू शो एंगर हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, पॉजिटिव मूड एंड इमोशंस हेल्प इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। अच्छा, अब क्या है कि आप की जो एंगर है, जिसका हमने वहां पे बताया गया था कि वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव है तो वहां पे एग्रेसिव पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है। तो आपने जो आपका मूड और इमोशंस वहां पर होंगे तो वो एंगर जो है ना उस डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के अंदर जो है आपको हेल्प करेगी कि आपने फिक्स कर दी एक चीज, आपने जो है ना अपना जो एक स्टैंडर्ड है वो बना लिया है और उसी को ही जो है ना लोगों को फॉलो करना है। तो ये जिस लेकिन इंटीग्रेटिव में क्या था, नेगोशिएशन होती है एक दूसरे से, जो है ना बार्गेनिंग मजीद हो जाती है। यहाँ पर आपके मूड्स और इमोशंस मैटर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें मैटर कर रही होती है। फिर आता है आपका जेंडर। men women negotiation the same way but may experience different outcomes। अच्छा, अब वही बात आ गई यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है कि लोग शाय होते हैं इजीली जो है ना इन दोनों के दरमियान बात करने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, सेम वे में कभी कभार हो सकता है सेम वे में करें, लेकिन जो मोस्ट एक्सपीरियंस की गई है बात वो ये है कि इनकी जो नेगोशिएशन होता है या इनकी कम्युनिकेशन लेवल जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका आउटकम भी थोड़ा डिफरेंट आता है कि वुमेन एंड मेन टेक ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप इन नेगोशिएशन जेंडर एंड वुमेन आर लेस लाइकली टू नेगोशिएट। सारी सी बात है, वुमेन है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है किसी भी, तो वहां पर जो है वुमेन बहुत कम वर्क, मतलब उतनी उनका उनकी नंबर ऑफ वुमेन इतने नहीं होते जितने के नंबर ऑफ मैन होते हैं। ठीक है, अब वहां पे यही होता है कि वुमेन जो है वो जब निगोशिएशन लेवल आता है तो उतने ज्यादा बात नहीं कर पाती, उतने ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। ठीक है, उतना ज्यादा जो है ना बार्गेन नहीं कर पाती हैं जितना कि एक मैन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है ना नेगोशिएशन गैप आ जाता है जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस थोड़ी सी चेंज हो सकती है। ठीक है, टफ होता है उनके लिए थोड़ा सा ना ये चीज कि वो सिचुएशन को ज्यादा अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर पाते हैं। जब 10 आदमी बैठे हैं और एक औरत बैठी हुई है तो वो उतने बेटर वे में अपनी जो पॉलिसी है वो नहीं दे सकेगी। वहां उसे टफ होगा वो चीज रखना, उनको एग्री करना। ठीक है, जितना के मैन वहां पर निगोशिएट कर सकते हैं। कभी कभार ये होता है कि वुमेन बहुत ज्यादा बेटर वे में परफॉर्म कर लेती है वहां पर। ठीक है, उनको एग्री कर लेती है कि हमारी ये पॉलिसी है, हम तो ये बार्गेन करना चाह रहे हैं। तो लेकिन ज्यादातर सिचुएशंस क्या होती हैं उनके लिए टफ। थर्ड पार्टी निगोशिएशन। अच्छा, अब टू पार्टी के दरमियान अभी तक हमारी निगोशिएशन चल रही थी, यहाँ पर जो है वो थर्ड पार्टी भी इंक्लूड हो रही। थर्ड पार्टी के जो बेसिक 4 बेसिक्स, ठीक है, थर्ड पार्टी रोल्स होते हैं। 4 बेसिक्स कौन कौन से? मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, कॉन्सिलिएटर, कंसल्टेंट। ठीक है, थर्ड पार्टी। अब एक कंपनी है और दूसरी कंपनी है, दोनों के दरमियान बार्गेनिंग प्रोसेस चल रहा है या नेगोशिएशन प्रोसेस चल रहा है, बट क्या हो गया, वो एग्री नहीं कर पा रहे हैं। तो जब एग्री का नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया जाता है ताकि वो नेगोशिएशन को इफेक्टिव बना सके। ठीक है, अब थर्ड पार्टी आकर वहां क्या रोल परफॉर्म कर रही होती है? ये 4 रोल परफॉर्म करती है। ठीक है, मीडिएटर, a neutral third party who facilitate a negotiation solution by using reasoning, persuasions and suggestions for alternatives। वो क्या करती है? मीडिएटर का काम क्या होता है जब वो मीडिएटर रोल परफॉर्म कर रही होती है कि जब वो पार्टी एग्री नहीं कर रही होती तो वो ऐसा सोल्यूशन, ऐसे अल्टरनेटिव्स, ऐसे सजेशंस जो है ना वो सामने रख रहे होते हैं विद रीजनिंग। ठीक है,
कि दोनों पार्टी एग्री करते हैं, ठीक है, दोनों पार्टी अगर एग्री करती हैं उसकी रीजनिंग पे, उसके अल्टरनेटिव्स पे, तो वो जो है ना थर्ड पार्टी वहां पर एक्टिवली परफॉर्म करे, ठीक है। फिर सेकंड रोल इसका क्या होता है, आर्बिट्रेटर, अ थर्ड पार्टी टू नेगोशिएशन हु हैज अथॉरिटी टू डिक्टेट एंड एग्री। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि आफ्टर रीजनिंग, आफ्टर अल्टरनेटिव्स, दोनों पार्टी फिर भी एग्री नहीं कर रही होती है, तो यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी एक ऐसा रोल क्रिएट कर रही होती है कि वो ही एक ऐसा एग्रीमेंट बना दे जो दोनों पार्टीज को फॉलो करना, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड रोल इसका क्या होता है, कंसिलिएटर, a trusted third party who provides an informal communication link between the negotiator and the opponent। अब क्या होता है कि जहां पर अपोन अपोज ओपिनियंस आ रही होती है, ठीक है, अब क्या होता है वो कंसील करता है वहां पर, जो थर्ड पार्टी है वो वहां पर अपने कम्युनिकेशन लिंक से अब कम्युनिकेट करके फर्स्ट पार्टी से भी सेकंड पार्टी से भी कम्युनिकेट कर कर जो है वो एक ऐसा नतीजा निकाल लेता है जो जिसपे दोनों एग्री कर ले, ठीक है, जिसपे दोनों जो है वो अपनी अपोजिट थॉट्स ना दे, ठीक है, कोई दोनों से कम्युनिकेट करके कि आप क्या चाहते हैं, आपके क्या चाहते हैं कि क्या क्या चीज इंक्लूड हो, और दूसरी पार्टी जो है ना वो क्या चाहती है कि क्या क्या चीज इंक्लूड हो, तो वो उनको सबको मिलाकर जो है ना वो एक ऐसा एग्रीमेंट तैयार करता है जिसपे दोनों ही ट्रस्ट करें या दोनों ही एग्री करें, ठीक है। फिर कंसल्टेंट्स होते हैं, ये क्या होता है, एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी skilled in conflict management who attempts to facilitate creative problem solving through communication and life। अब कंसल्टेंट्स होते हैं, ये भी आपके एज अ थर्ड पार्टी रोल क्रिएट कर रहे हैं, ये डिफरेंट कंसल्टेंट्स से कंसल्ट किया जाता है कि हम लोगों के दरमियान ये कम्युनिकेशन गैप आ रहा है या हम इस बात पे एग्री नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, या हम बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब क्या करता है, सबसे पहले तो वो सिचुएशन एनालिसिस करता है, सबसे पहले तो जो है वो सिचुएशन एनालिसिस करता है कि क्या सिचुएशंस जो है वो चल रही दोनों पार्टीज के दरमियान। जब वो सिचुएशन एनालिसिस कर लेता है तो उसको डीपली जो है ना वो उसका कुछ अल्टरनेटिव्स क्रिएट करता है जिसकी बेस पर जो है वो दोनों पार्टीज एग्री करते हैं। अब जो अल्टरनेटिव बेस्ट अल्टरनेटिव होता है आफ्टर कम्युनिकेशन और आफ्टर एनालिसिस, तो वो उसको एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के तौर पर जो है ना वहां पर यूज करता है कि आप दोनों ये एग्रीमेंट फॉलो करने, मीन्स के थर्ड पार्टी का रोल जो है वो दोनों पार्टीज को एग्री कराने पर है, ठीक है, वो इनमें से कोई सा भी रोल अपना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कंसीलिएटर भी हो सकता है, कंसल्टेंट भी होता है, आर्बिट्रेटर भी हो सकता है और मेडिएटर भी हो सकता है, ठीक है। ये सब अपना अपना रोल वहां पर प्ले करेंगे जिसपे भी दोनों पार्टी एग्री कर जाए। ये जो थर्ड पार्टी और ये सारा है ना ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, हमारे इस चैप्टर में ये 4 बेसिक रोल्स जो है, ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना देख, क्योंकि यहाँ पर मैं ना एक एग्जांपल दे सकती हूँ, ठीक है, कि कोई एग्जांपल देकर मैं आपको ये पूछ सकती हूँ कि यहाँ पर ये कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको अंडरस्टैंड, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी एग्जांपल किस पर जाएगी, ठीक है, मेडिएटर, आर्बिट्रेटर, कंसिलेटर, कंसल्टेंट, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है, एक्चुअली वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, विद एग्जांपल्स जो है ना आपको ये समझ आनी चाहिए, एग्जाम्पल के जरिए शो होगा। अच्छा, कंफ्लिक्ट, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस, कंफ्लिक्ट एंड कल्चर, कल्चर डिफरेंसेस। कल्चर जो है वो हमारे, हमने पहले पूरा चैप्टर एक पढ़ा है कल्चर के ऊपर, जो कि कल्चर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने पे बहुत मैटर कर रहा होता है। तो क्या होता है कि ग्लोबली जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी नेगोशिएशंस, तो वहां पर कल्चर मैटर करता है, ठीक है। जापानीज एंड यूएस मैनेजर्स व्यू कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट। जापान का कल्चर और यूएस का कल्चर जमीन आसमान का फर्क है दोनों के कल्चर के अंदर, ठीक है। अब वहां के जो दोनों मैनेजर्स हैं आपस में नेगोशिएशन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वहां पर उनके दरमियान बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट राइज हो रहे हो, ठीक है, जब हम अपने डिसीजन या ग्लोबली जब हम कुछ चीज भी कर रहे होते हैं, ठीक है। यूएस मैनेजर मोस्ट लाइकली टू यूज competing tactics while Japanese managers are used to compromise and avoid, ठीक है।
अब जापानीज मैनेजर जो है वो कंप्रोमाइजिंग अवॉइडेंस कर रहे थे, बट वहां पर जो है ना वो कंपीटिंग टैक्टिक्स को यूज कर रहे हो जो यूएस मैनेजर। यहाँ पर भी जो है ना उनके कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर। Cultural differences in negotiation, multiple cross-cultural studies on negotiating styles for instance। अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी गई हैं और डिफरेंट स्टाइल्स बताए गए हैं कि कैसे जो है ना क्रॉस कल्चरली जो है कल्चरल वे में या स्टडीज में और नेगोशिएशन स्टाइल्स के दरमियान जो है वो क्या मतलब आ रहा होता है, हमें डिफरेंस क्या हो रहा होता है, ये कल्चरल और डिफरेंसेस को हम कैसे नेगोशिएशन स्टाइल के साथ यूज कर। American negotiators are more likely than Japanese bargaining to make a first। अमेरिकन नेगोशिएटर जो होते हैं वो जापानीज बार्गेनिंग, क्योंकि जापानीज जो होते हैं वो कंप्रोमाइजिंग और अवॉइडेंस को ज्यादा फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो अमेरिकन होते हैं वो यहाँ पर ज्यादा जल्दी जो है ना अपनी ऑफर सामने रख देता है, ऑन द टेबल रख देते हैं हमारी ऑफर। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन यूज फैक्ट्स टू परsuade, अरब्स यूज इमोशंस एंड रशियंस यूज रिजल्टेड आइडियाज। अच्छा, कल्चरली क्या आता है, अमेरिकन जो है वो फैक्ट्स को जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं, अरब्स इमोशंस को फॉलो करते हैं, रशियंस जो है वो रिजल्टेड आइडियल्स को, मतलब उनके डिफरेंट आइडियल्स होते हैं जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। एक आइडियल बिहेवियर उन्होंने रख लिया है, वो उसी को फॉलो करेंगे। अरब जो है इमोशनली जो है ना वो लोगों को नेगोशिएट कर रहे होता है या फिर इमोशनली जो है ना वो नेगोशिएट कर रहे हैं। अच्छा, और अमेरिकन जो है वो फैक्ट्स की बेस पर करते हैं कि अगर हम लोगों ने ये एग्रीमेंट किया है तो हमें जो है ना वो क्या अचीव होगा, मीन्स उनके जहन में करंट सिचुएशन को लेकर जो है ना वो फैक्ट्स एंड फिगर्स साथ होते हैं, तो उसी को वो फॉलो कर रहे होते हैं नॉर्थ अमेरिका। जब इटालियंस से नो मोर ऑफन देन अमेरिकन और जापानीज। अब ब्राजीलियंस जो होते हैं वो अमेरिकन और जापानीज की से पहले ही जो है ना वो मतलब कि उनके कल्चर के अंदर ये चीज है कि अगर वो एग्री नहीं कर रहे तो वो साफ साफ नो बोल देते हैं, उसके ऊपर मजीद बार्गेनिंग या मजीद नेगोशिएशन नहीं करते। जबकि जापानीज जो होते हैं वो कंप्रोमाइजिंग भी होते हैं, दूसरे बंदे से एग्री भी कर लेते हैं और अवॉइड भी कर रहे होते हैं कभी कभार। अमेरिकन जो होते हैं वो जो है ना इमोशंस को लेके चलते हैं और रशियंस आइडियल्स को लेके चलते हैं। ठीक है, ग्लोबली जो है ना ये नेगोशिएशन इस तरीके से होते हैं। समरी एंड मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये सारा जो अभी हमने सब कुछ पढ़ा है ना ये इसी से रिलेटेड जो है ना ये हमारी समरी। ठीक है, रिड्यूस एक्सेसिव कॉन्फ्लिक्ट्स बाय यूजिंग कंपटीशन, कोलैबोरेशन, अवॉइडेंस, अकोमोडेशन, कॉम्प्रोमाइज।